Assalamu alaikum. Welcome to Career Carwan. I am Ahsan Ali. Today we will discuss chapter number 3, that is data communication from the book of computer studies according to the Punjab textbook board. So before start, let's have a short overview of complete chapter. In this chapter we will discuss data communication, how data is communicated from one device to another device, what are the mediums that are used between two devices to transfer data, and what are the devices that are responsible for sending or receiving data. So start करते हैं हमारी डेफिनेशन से. तो हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक डेटा कम्युनिकेशन. तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ अ प्रोसेस in which a message or information is transferred from one place to another place. So डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक हमारे पास कोई भी डिवाइस होती है, वो कोई भी डिवाइस हो सकती है, उसमें मोबाइल फ़ोन आ सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स आ सकते हैं, प्रिंटर्स आ सकते हैं. तो कोई भी एक डिवाइस है जिसने डेटा ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है, तो वो किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है. हमारे पास टेक्स्ट में हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियोज़ हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं. वो सारा डाटा वो एक कम्युनिकेशन मीडियम होगा, चैनल, जिसके थ्रू वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होगा. हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर सिस्टम में बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि दुनिया हमारा ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो उसके लिए डेटा कम्युनिकेशन बहुत लाजमी है. तो डेटा कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फीचर्स इन्हांस हो चुके हैं. मसलन अब हमारे पास जो डेटा कम्युनिकेशन वो बहुत फास्ट है. पहले जो होती थी बहुत स्लो किस्म की होती थी. अब हम हर किस्म का डाटा शेयर कर सकते हैं और विद इन सेकेंड कर सकते हैं. इसकी कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो चुकी है ड्यू टू दी कम्युनिकेशन चैनल्स. तो हम देखते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं. इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बेसिक कंपोनेंट्स. तो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स है, हम उनको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है मैसेज. अब मैसेज क्या है? मैसेज बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है, वो डेटा जो हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है. अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? मैसेज में हमारे पास कुछ भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हमारे पास डेटा हो सकता है या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, चाहे वो टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, ऑडियोज़ हैं या वीडियोज़ हैं. वो किसी भी फॉर्म में हमारे पास मैसेज हो सकते हैं जो कि हमने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है. दूसरा हमारे पास आ जाता है सेंडर. सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं और हम सोर्स भी कहते हैं. इसका जो दूसरा नाम है सोर्स भी कहते हैं या ट्रांसमीटर भी कहते हैं. तो ये एक ऐसी डिवाइस है या नोड है या टर्मिनल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जस्ट टू सेंड डेटा और इन्फॉर्मेशन. हमारे पास जो मैसेज आता है उसमें कोई भी मैसेज है तो वो हमारे पास सेंडर के पास आता है, सेंडर उसको सेंड करता है. तो वो क्या होता है, एक जगह से जो दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफ़र होना होता है वो कौन करता है? सेंडर. उसके बाद आ जाता है रिसीवर. रिसीवर क्या काम करता है? जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है वो रिसीव करता है. उसके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डेटा को रिसीव कर सके. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रिंटर्स होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है, वो एक रिसीवर का काम करते हैं कि हमारे कंप्यूटर से जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं या इमेजेस आती हैं, ग्राफ्स आते हैं, तो वो उनको प्रिंट करने का कैपेबल होता है. वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको प्रिंट पे प्रिंट कर देता है, पेज के ऊपर प्रिंट कर देता है. तो दूसरा हमारे पास सेकेंड लास्ट है मीडियम. अब मीडियम को कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं. अब ये क्या चीज़ है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक सेंडर है और एक रिसीवर है. इन दोनों के दरमियान जो मीडियम होगा, जो एक लिंक होगा, वो फिजिकल लिंक भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. यूजुअली हम यूज़ करते हैं वायर्ड मीडियम, जिसमें हम दो कंप्यूटर्स को या दो डिवाइसेस को एक केबल के ज़रिए कनेक्ट करते हैं. तो दूसरा तरीका हमारे पास वायरलेस भी है. उसमें वायरलेसली थ्रू एनी साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और डेटा शेयरिंग होती है. तो हमारे पास जो मीडियम है बेसिकली अगर वो फास्ट है तो हमारी जो कम्युनिकेशन की स्पीड है वो फास्ट होगी. तो जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो मैंने आपको बताया कि वायरलेस भी हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं. तो हमारे पास जो लास्ट में आ जाता है इनकोडर एंड डिकोडर. अब इनकोडर क्या होता है? वो बेसिकली होता है कि हमारे पास जो सेंडर है या कोई भी डिवाइस है जिसने डाटा ट्रांसफ़र करना है, वो अब किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इमेज है या वीडियो है, लेकिन जो हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम होता है वो सिर्फ एक ही किस्म की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है या एक ही जो सिग्नल्स होते हैं उन्हीं की फॉर्म है. जैसे हमारे पास जो वायर्ड होती हैं वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन जो साउंड वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं हमारे पास,
वो साउंड वेव्स और दूसरे एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा शेयरिंग करते हैं। तो इसके लिए लाजमी है कि जो हमारा मैसेज है पहले उसको उस फॉर्म में ट्रांसफ़र करें कि हमारे मीडिया में वो ट्रैवल कर सके। तो पहले जो भी मैसेज होगा, चाहे वो इमेज है या वीडियो है, उसको हमने ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि इस मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सके। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनकोडर। इनकोडर बेसिकली सेंडर के साथ अटैच होता है। सेंडर से जो भी मैसेज आता है वो इनकोडर के पास आता है। इनकोडर उसको इनकोड करके उसको एक मखसूस किस्म की फॉर्म में तब्दील करके फिर उसको कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर सेंड करता है। तो जैसे ही हमारे पास जो रिसीविंग डिवाइस होती है उसके साथ डिकोडर अटैच होता है। तो डिकोडर क्या करता है, जो तब्दील हुई इंफॉर्मेशन होती है, चेंज इंफॉर्मेशन होती है, उसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो ओरिजिनल फॉर्म हमारे पास आती है वो रिसीवर रिसीव कर लेता है और उसको इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रिसीव हो जाती है। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस है डेटा कम्युनिकेशन का। उसके बाद अगर हम एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सेंडर है, ये एक रिसीवर है। इसको C1 कह देते हैं, इसको C2 कह देते हैं। ये दो कंप्यूटर्स हैं। तो इनके दरमियान पहले तो एक इनकोडर लगा होगा, ठीक है, इसको हम इनकोडर कह देते हैं। और उसके बाद ये हमारा होगा एक चैनल और यहाँ पे फिर डिकोडर लगा होगा। ये हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसको हम सेंडर कहते हैं या सोर्स कहते हैं। वो इनकोडर के पास मैसेज आएगा, तो वो वाला जो मैसेज होगा हमारे पास वो इस कम्युनिकेशन मीडिया में वो कुछ भी हो सकता है, या वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो जैसे ही यहाँ से इनकोड होकर यहाँ पे आएगा मीडियम के थ्रू, तो जो डिकोडर होगा वो दोबारा उसी मैसेज को डिकोड करके उसी इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके C2 को भेज देगा। तो ये हमारे पास एक रफ सी डायग्राम है कि कम्युनिकेशन काम कैसे करती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिग्नल्स। अब सिग्नल्स क्या होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और साउंड वेव्स और डिजिटल फॉर्मेट। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी डाटा होता है वो किसी भी फॉर्म में यूज़र सेंड कर सकते हैं, चाहे वो इमेजेस हैं, ऑडियोज़ हैं या वीडियोज़ हैं। तो वो एक मखसूस किस्म की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, या तो वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट होंगे या डिजिटल में या एनालॉग में, किसी भी सिग्नल में वो कन्वर्ट होकर फिर ये रिसीवर के पास रिसीव होंगे। तो उसके लिए हमारे पास सिग्नल्स यूज़ होते हैं। इसकी दो टाइप्स है, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल्स में क्या होता है, हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर जितनी भी किस्म की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, कम्युनिकेट करती है इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज़ इन ओनली डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स को नहीं समझता, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है, दैट इज़ इन बाइनरी फॉर्म, 0 and 1। तो इसमें क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नल है ये एक किस्म की डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे हमारे पास वोल्टेजेस होते हैं, तो इसका मतलब है 0 और इसका मतलब है 1। तो इसी तरह ये कंटिन्यूस एक हमारे पास पैटर्न आ जाता है बिट्स का, कि यहाँ पे जो बिट है वो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर 0 होगी, यहाँ पे 1 होगी, फिर 0। तो इस तरह से एक टाइम स्टैम्प में ये सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं। ये होता है डिजिटल सिग्नल। और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं एनालॉग सिग्नल्स। अब एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, ये एक किस्म की साउंड वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि एक कंटिन्यूस पैटर्न बनाते हैं। हमारे पास डिजिटल सिग्नल में एक डिस्क्रीट पैटर्न होता है, या तो 0 या 1, इनके दरमियान कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो एनालॉग सिग्नल वो एक कंटिन्यूस पैटर्न को शो करते हैं, जिसमें हमारे पास 0 और 1 के दरमियान मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। लेट्स सपोज 0.1, 0.2, 0.3। तो इस तरह से एक कंटिन्यूस पैटर्न बनता है। तो हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल्स है वो वेव की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, 0 से लेके 1 या इनके दरमियान भी पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। फर्दर इनके अंदर जो हमारे पास साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज है उनमें आ जाती है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर कितनी वेव्स ने ट्रैवल किया या पास हुई हैं। लेट्स सपोज हमारा टाइम स्टैम्प यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, कि 1 सेकंड के अंदर हमने काउंट करने की कितनी साउंड वेव्स वो ट्रांसफ़र हुई हैं। तो दैट इज़ 1 and 2। तो इसका जो होगी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ होगी। अब हर्ट्ज़ क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में एक वेव ट्रांसफ़र हुई है। तो यूनिट टाइम में नंबर ऑफ वेव्स कितनी ट्रांसफ़र हुई उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड कहते हैं कि एक साउंड वेव्स की जो हाइट होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं।
यहाँ से लेके यहाँ से जो भी उसकी हाइट होगी उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सिग्नल्स, उसमें डिजिटल सिग्नल होते हैं और एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब व्हाट इज़ डेटा? डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स और कॉल्ड डेटा। अब इसमें जो भी डेटा होता है वो मीनिंगलेस होता है, उसकी बेस पे हमको डिसीजन नहीं कर सकते, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो उसको हम डेटा कहते हैं। बेसिकली डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम बाद में यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो है डाटा। अब वो डाटा किस किस तरह का हो सकता है, वो या तो टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियोज हो सकती हैं, वीडियोज हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालॉग सिग्नल्स। अब एनालॉग सिग्नल्स क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया कि डिजिटल सिग्नल जो होता है वो एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ का एक कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन जो एनालॉग सिग्नल्स है उसमें क्या होता है, हमारे पास एक कंटिन्यूस पैटर्न आता है एनालॉग वेव्स का। अब एनालॉग वेव्स में हमारे पास साउंड वेव्स आ सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ सकती हैं, तो उनका एक कंटिन्यूस पैटर्न होता है जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ लाई कर सकती हैं। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई भी साउंड वेव है, तो जो डेटा होगा वो इसी फॉर्म में सेंड होगा। तो इसकी जो वेव्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ वेव्स दैट पास्ड इन अ यूनिट टाइम, कि हमारे पास एक यूनिट टाइम में कितनी जो वेव्स हैं वो पास हुई हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है दैट इज़ हर्ट्ज। तो हम हर्ट्ज में इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज हमारा टाइम स्टैम्प यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसमें हमारे पास कितनी वेव्स जो कि ट्रांसफर हुई हैं दैट इज़ 1 and 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। और इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है दैट इज़ एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, दैट इज़ मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव। तो वो कहाँ से मेजर की जाती है, जो उसकी मेन पोजीशन होती है, लेट्स सपोज ये उसकी मेन पोजीशन है, तो यहाँ से लेके जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हाइट को कहते हैं, और जो जितनी नंबर ऑफ वेव्स एक यूनिट टाइम में पास होती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं एनालॉग सिग्नल्स में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डेटा एंड डेटा टाइप्स। तो डेटा मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि डेटा इज़ कॉल्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स और कॉल्ड डेटा। डेटा जो होता है हमारे पास वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट में, इमेजेस में, ऑडियोज़ या वीडियोज़। तो ये मीनिंगलेस होता है जब तक हम इसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ना कर सकें। तो अगर हमने इसे डेटा ट्रांसफ़र करना है या उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके बाद भी हम उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील कर सकते हैं। तो ये हो गया डाटा। और ये जो टाइप्स हैं इसकी हम देखते हैं कि ये टेक्स्ट फॉर्म क्या होती है, न्यूमेरिक्स क्या होते हैं, और इमेजेस में कौन कौन सा डाटा आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट टाइप। तो जो डेटा की टाइप होती है टेक्स्ट, उसका मतलब है कि उसमें हम टेक्स्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। अब करेक्टर्स के कीबोर्ड के अंदर जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और स्पेशल करेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, उनको कंबाइन करके हम टेक्स्ट बोलते हैं या करेक्टर्स बोलते हैं। तो टेक्स्ट के कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, इसमें हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं 0 to 9, अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं A to Z, और कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं दैट इज़ $, हैश, एम्परसाइन, और इस तरह के हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। इन सब को कंबाइन करके जो हमारे पास एक स्ट्रिंग बनती है उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिर्फ न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक में क्या होता है, हमारे पास 0 to 9 नंबर्स आ सकते हैं, कुछ सिंबल्स हैं प्लस और माइनस, सिर्फ वो आ सकते हैं, और एक स्पेशल करेक्टर डॉट। तो ये 3 स्पेशल करेक्टर्स अलाउ होते हैं। उनके अलावा 0 to 9 जो डिजिट्स हैं हमारे पास वो अलाउ होते हैं। इसके अलावा जो न्यूमेरिक टाइप्स है उसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, उसमें हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं और इंटीजर नंबर्स आ जाते हैं। जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं दैट इज़ होल नंबर, उसमें पॉजिटिव वाले आ सकते हैं, नेगेटिव वाले आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूमेरिक में +4 आ सकता है, -5 आ सकता है, तो ये हमारे पास आ गए इंटीजर्स। लेकिन जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में हमारे पास प्लस और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ सकते हैं, प्लस उनके साथ हम जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, पॉइंट्स वाली, फ्रैक्शन वाली, हम वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर किसी भी नंबर के साथ डेसिमल या फ्रैक्शन या पॉइंट ऐड है तो उसका मतलब वो रियल नंबर है। तो ये हमारे पास है इंटीजर नंबर। और अगर हम बात करें 4.51, तो ये हमारे पास एक रियल नंबर है। या हम बात कर सकते हैं कि -1.31, तो ये हमारे पास
रियल नंबर्स हैं और ये वाले हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज इमेज। अब इमेज में हमारे पास ग्राफ्स आ सकते हैं, कोई ड्राइंग है वो आ सकती है, चार्ट्स हमने बनाए वो आ सकती है, किसी की जो ग्राफिकल पिक्चर है वो आ सकती है। तो इमेज में एक कॉम्बिनेशन होता है बिट मैप इमेजेस का, तो उसमें हमारे पास ग्राफ्स, इमेजेस, ड्राइंग वो सारा कुछ इमेजेस में आ जाता है। उसके बाद होती है ऑडियोज। ऑडियो किसे कहते हैं? हमारे पास जो भी साउंड की वे में हमारे पास डाटा होता है उसे हम ऑडियो कहते हैं, कि साउंड वेव्स की फॉर्म में जैसे हम बोल रहे हैं, माइक से रिकॉर्ड हो रही है, स्पीकर से हमें आउटपुट आ रही है, तो वो जो भी साउंड की फॉर्म में डाटा होगा उसे हम ऑडियो टाइप कहते हैं। उसके बाद आ जाता है वीडियो टाइप। अब वीडियो जो डाटा टाइप है उसमें क्या होता है कि जो वीडियो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड इमेजेस। तो हमारे पास जो इमेजेस होती हैं जो कि आपस में रिलेट कर रही होती हैं, उनको हम एक सीक्वेंस में चला देते हैं तो वो एक वीडियो की फॉर्म बन जाती है। उसको हम एनिमेशन भी बोल सकते हैं, वीडियो भी बोल सकते हैं। तो ऐसी टाइप डाटा की जिसमें वीडियो शामिल हो उसको हम वीडियो डाटा टाइप कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्कीम्स आ जाती हैं, इनकोडिंग स्कीम्स है। इनकोडिंग क्या कहते हैं और इनकोडिंग स्कीम क्या कहते हैं? अब इनकोडिंग किसे कहते हैं? इनकोडिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हमारे पास, जैसे मैं आपको पहले बताया है कि जैसे ही सेंडर से हमारा मैसेज आता है इनकोडर के पास, इनकोडर उसको कन्वर्ट करता है किसी भी फॉर्म में जो कि हमारे पास मीडियम के ऊपर ट्रैवल करने के लिए फिजिबल होता है। तो जो इनकोडर होता है उसको एक ख़ास तरतीब या ख़ास पैटर्न के साथ इनकोड किया जाता है टेक्स्ट को। इमेजेस को अलग पैटर्न से इनकोड किया जाता है, जो वीडियोस या ऑडियो उनको अलग पैटर्न से इनकोड किया जाता है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इनकोडिंग स्कीम। अब इनकोडिंग में हम पहले बात कर लेते हैं कि इनकोडिंग क्या कहते हैं। अब इनकोडिंग होती है कि जो हमारे पास डेटा होता है उसको हमने एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि मीडियम के ऊपर ट्रैवल कर सके। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हमारे पास हैं, लेकिन जो टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं या इनकोडिंग स्कीम्स है वो हमारे पास ये अवेलेबल है। अब इसमें होता ये कि हर कैरेक्टर के अगेंस्ट एक कोई यूनिक स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास असाइन होगी, कि जैसे डिजिटल फॉर्म है हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, हमने उसको मैप करना है कि इसके अगेंस्ट कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, तो हमने वो वाला कैरेक्टर वहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो हमारे पास जो सबसे बेसिक इनकोडिंग स्कीम थी दैट इज BCD। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब इसमें क्या था कि हमारे पास 4 बिट्स यूज़ होती थी, हमारे पास 4 बिट्स यूज़ होती थी डाटा जो कैरेक्टर्स हैं या टेक्स्ट हैं उनको मैप करने के लिए। तो उसके बाद जो ये पैटर्न था जो सबसे पहले सिस्टम्स हुआ करते थे उनमें यूज़ होता था, लेकिन जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन में इन्हांसमेंट आई, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, तो उसके बाद जो नई इनकोडिंग स्कीम आई दैट इज EBCDIC। अब इसका क्या मतलब है? EBCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है कि BCD को दोबारा एक्सटेंड किया है IBM ने। IBM ऑर्गेनाइजेशन है जिसने BCD को एक्सटेंड करके EBCDIC में कन्वर्ट कर दिया। ये होती है हमारे पास 8 बिट्स। जैसे BCD था वो 4 बिट्स था, ये हमारे पास 8 बिट्स है। अब 8 बिट्स का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास 2⁸ दैट इज 256 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। हमारे पास ये वाली जो सेकंड इनकोडिंग स्कीम है इसमें 256 कैरेक्टर्स हमारे पास आ सकते हैं, इनकी मैपिंग अवेलेबल है। लेकिन अगर हमने इसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ इमोजीज होते हैं, हमने अगर उनको भी अपने टेक्स्ट में यूज़ करना है तो उसके लिए ये 256 कम पड़ जाएंगे। तो उसके अलावा हमारे पास एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि ASCII इनकोडिंग स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये 1968 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इसमें क्या था, हमारे पास जो बिट्स होती हैं वो 7 बिट्स भी हो सकती हैं और 8 बिट्स भी हो सकती हैं, इनका कॉम्बिनेशन था। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी सूरत हाल है। जो 7 बिट्स है दैट सपोर्ट्स 127 डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड 8 बिट्स जो हमारे पास होती हैं उसमें 256 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे आ जाते हैं यूनिकोड दैट इज़ यूनिवर्सल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसमें क्या था, हमारे पास जो बिट्स हैं 16 बिट्स। तो अभी जो वाइडली यूज हो रही है यूनिवर्सल दैट इज यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम। तो इसमें हमारे पास 16 बिट्स होती है कैरेक्टर्स को या टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो हर कैरेक्टर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई एक ख़ास वैल्यू
हमारे पास मौजूद होती है। तो यूनिकोड 16 बिट से हम कितने कैरेक्टर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? 65,536। तो हमारे पास इतने कैरेक्टर्स यूनिकोड सपोर्ट करता है, तो इतने कैरेक्टर्स हमारे पास आ सकते हैं। तो ये थी हमारे पास इनकोडिंग स्कीम कि हमारा जो टेक्स्ट का डाटा है वो किस तरह से इनकोड किया है, तो उसके लिए कौन कौन सी इनकोडिंग स्कीम हमारे पास यूज़ होती हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डेटा ट्रांसमिशन। अब डेटा ट्रांसमिशन में आपको पहले भी बताया, जैसे डाटा कम्युनिकेशन उसी को डेटा ट्रांसमिशन भी कहते हैं, लेकिन उसके अब कुछ मोड्स हैं कि वो किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं सेंडिंग के और रिसीविंग के, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ सिंप्लेक्स मोड। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सेंडर होता है वो सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है और जो रिसीवर है वो सिर्फ रिसीव कर सकता है। जो रिसीवर है वो सेंड नहीं कर सकता, लेकिन जो सेंडर है वो रिसीव नहीं कर सकता। तो दोनों के अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। जो सेंडर है वो सिर्फ सेंड ही कर सकता है, वो रिसीव नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक कम्युनिकेशन चैनल इसमें यूज़ होता है, मतलब एक ही मीडियम होता है और उसी मीडियम में जो सेंडर होता है वो सिर्फ सेंड करता है और जो रिसीवर होता है वो सिर्फ रिसीव करता है, वो सेंड नहीं कर सकता। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंप्यूटर है, उसको हम नाम दे देते हैं C1। तो उसने, और ये हमारे पास है C2। तो इसने डेटा सेंड करना है C1 ने C2 को। तो इसमें हमारे पास एक ही कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल यूज़ होगा। ये वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, लेकिन इसमें ये होगा कि ये यूनि डायरेक्शनल होगा। इसका मतलब यूनि डायरेक्शनल होगा कि एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। जो सेंडर है, अगर तो ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो ये सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, सेंड कर सकता है इस डायरेक्शन में, ये रिसीव नहीं कर सकता। जो सेंडर है वो रिसीव नहीं कर सकता, जो रिसीवर है वो सेंड नहीं कर सकता। हमारे पास एक ही कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ होता है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती है। और ये हमारे पास कुछ मैसेज होगा। तो ये हो गया हमारे पास सिंप्लेक्स मोड। अब जो हाफ डुप्लेक्स है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास, अच्छा इसकी एक एग्जांपल है सिंप्लेक्स मोड की। जो हमारे पास रेडियो सिग्नल्स आते हैं, हमारे पास एक रेडियो होता है FM रेडियो, या हमारे घर में जो केबल का नेटवर्क है उसमें क्या होता है कि एक सर्वर बैठा होता है जो जहाँ पे कोई ना कोई वीडियो या ऑडियो प्ले हो रही होती है। FM में ऑडियो कोई होती है, लेकिन जब हमारे पास घरों में TV की केबल नेटवर्क आता है उसमें हमारे पास वीडियोज़ आ रही होती हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होता है वो, जो सेंडर होता है वो वीडियो सेंड करता है। जो हमारे पास घरों में TV होता है वो सिर्फ रिसीविंग डिवाइस है, वो सिर्फ रिसीव कर सकता है सिग्नल को, वो दोबारा सेंड नहीं कर सकता। और जो सेंडर है वो हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड की वो रिसीव नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो घरों में TV केबल नेटवर्क्स होता है वो सिंप्लेक्स मोड पे काम करता है। तो दूसरे हमारे पास आ जाता है हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जो सेंडिंग डिवाइस है वो डाटा सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है, लेकिन उसमें होता है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही काम होगा कि अगर एक डिवाइस डाटा सेंड करिए तो वो सिर्फ सेंड ही कर सकती है, वो उस टाइम में रिसीव नहीं कर सकती। और अगर कोई डिवाइस रिसीव करिए तो वो सिर्फ रिसीव कर सकती है, उसी टाइम में सेंड नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही एक प्रोसेस या एक ट्रांसमिशन कंप्लीट होगी उसके बाद वो वॉइस वर्सा कर सकते हैं। जो सेंडिंग है वो रिसीव कर सकती है और जो रिसीविंग डिवाइस है वो डेटा सेंड कर सकती है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कंप्यूटर है, एक C3 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास C4 है। तो C3 ने डेटा सेंड करना है C4 को, तो वो कर देगी, कोई मसला नहीं। तो ये हमारे पास सेंड होगा डाटा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो, और किसी भी मीडियम में हो सकता है, वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। तो जैसे ही C3 ने C4 को डाटा सेंड किया तो वो डाटा सेंड हो गया किसी भी रुकावट के बगैर। लेकिन अब जैसे ही वो एक ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया, C4 चाह रहा है कि मैं भी डाटा कुछ सेंड करूँ C3 को, तो वो भी सेंड कर देगा। तो ये बाई डायरेक्शनल वे है। तो इसमें जो हमारे पास रिसीविंग डिवाइस होती है वो डाटा सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। तो इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो और का है कि या तो वो सेंड करेगी या तो वो रिसीव करेगी, लेकिन दोनों एट अ टाइम नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास क्या होगा, वो सेंडर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है। वो एक टाइम में या तो सेंडर होगा और रिसीवर होगा, सेम टाइम में दोनों नहीं हो सकते। या तो वो सेंडर होगा एक टाइम में या तो वो रिसीवर होगा। और यहाँ पे भी सेम ही होगा, या तो वो रिसीवर होगा या फिर सेंडर होगा।
तो हमारे पास ये होगी हाफ डुप्लेक्स। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जो वॉकी टॉकीज होते हैं, आपने सुना होगा जो पुलिस स्टेशन में या आर्मी वाले कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हो, उसमें जो एक पर्सन होता है वो जैसे ही बटन प्रेस करता है तो उसकी जो सेंडिंग है वो ऑन हो जाती है, सेंडिंग मोड। तो उसमें वो डेटा अपना सेंड करके उसके बाद कोई एक स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, कॉपी या ओके या डन, इस तरह के वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं ताकि वो जो रिसीवर उसको पता चल जाए कि अब उसने जो सेंडर है उसने अपना मैसेज दे दिया, अब मेरी बारी है, मैं अगर चाहूँ तो मैं बोल के अपना मैसेज सेंड कर सकता हूँ। तो जो हाफ डुप्लेक्स है उसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाते हैं वो वॉकी टॉकीज होती हैं। उसमें बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा बोल सकता है और सुन सकता है। तो हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल दैट इज फुल डुप्लेक्स मोड। अब इसमें क्या होता है फुल डुप्लेक्स में, इसमें जो सेंडर है वो डेटा सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे जो सेंडर है वो डेटा सेंड भी कर सकता है, उसी टाइम पे वो रिसीव भी कर सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। जो सेंडर है वो रिसीवर भी होता है उसी टाइम पर, और उसी टाइम पे वो सेंडर भी होता है और रिसीवर भी होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो टेलीफोनिक जो होती है कॉल है वो है कि जो जैसे हम कॉल करते हैं किसी को तो हम साथ साथ बोल भी रहे होते हैं और उसकी जो आवाज़ होती है वो हमें सुनाई भी दे रही होती है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है और साइमल्टेनियसली होता है, सेम टाइप है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो इसकी डायग्राम है, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर है C5 और एक दूसरी डिवाइस है C6। तो इसने जैसे ही डाटा ट्रांसफ़र करना है वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जैसे ही रिसीव करना है तो रिसीव भी हो जाएगा। और ये एट अ टाइम होंगे, एक ही टाइम में हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो एंड का होगा कि जो सेंडर है वो एट अ टाइम सेंडर भी होगा एंड रिसीवर भी होगा, और जो रिसीवर वो एट अ टाइम रिसीवर भी हो सकता है एंड सेंडर भी हो सकता है। तो ये हमारे हो गए जो ट्रांसमिशन के मोड से वो हो गए क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं जो सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन के, ये जो ट्रांसमिशन होती है किसी भी किस्म की वो किस फॉर्म में होती है, सीरियल का मतलब क्या और पैरेलल का मतलब क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसमें ये क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा ट्रांसफ़र होना होता है सेंडर से रिसीवर तक वो 1 बाय 1 होता है, मतलब एक बिट बाय बिट हमारे पास ट्रांसमिशन जो कंप्लीट होती है। इसमें पूरा डाटा नहीं होता, ना डाटा सेंड होने से पहले हमारे पास सेव होता है। जैसे ही कोई यूज़र ने कुछ बोला है, एंटर किया है, कुछ ट्रांसफ़र किया है, तो वो एज इट इज़ साथ साथ डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। इसमें ये क्या होता है कि हमारे पास एक ही कम्युनिकेशन लाइन होती है, उसी के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होने से पहले जो सेव नहीं होता। लेकिन जो पैरेलल ट्रांसमिशन है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पूरा ब्लॉक वो ट्रांसमिट होता है, उसमें हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र होने से पहले सेव हो जाता है और उसके बाद वो पूरा ब्लॉक ही सेंड होता है। तो सीरियल ट्रांसमिशन की स्पीड कम होती है क्योंकि एक ही कम्युनिकेशन चैनल यूज़ होता है, और जो पैरेलल ट्रांसमिशन इसमें हमारे पास मल्टीपल चैनल्स हो सकते हैं जहाँ से वो डाटा ट्रांसफ़र होना है। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसमें हमारे पास लेट्स सपोज एक डिवाइस है, उसको हम C1 का नाम देते हैं, और एक हमारे पास सेकंड डिवाइस है दैट इज़ C2। तो इसने डाटा ट्रांसफ़र करना है C2 है। अब हमें पता है कि जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। लेट्स सपोज हमने दोनों के दरमियान डिजिटल कम्युनिकेशन करवानी है जो कि बिट्स की फॉर्म में होगी। तो हमने एक ही हमारे पास ये चैनल है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बाई डायरेक्शनल या यूनिट डायरेक्शन, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डाटा सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। लेकिन अब होगा कैसे, वो होगा बिट बाय बिट। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज हम यूज़र एंटर कर रहे हैं 101101, तो ये एंटर कर रहा है। तो जैसे ही उसने 1 एंटर किया, अगर वो राइट से डाटा गेट कर रहा है, तो जैसे ये 1 है तो ये पहले जाएगा, ये उसको पहले रिसीव हो जाएगा 1, फिर उसने रिसीव किया 0, फिर 0 आ जाएगा, फिर उसने 1 किया, फिर 1 2 दफ़ा आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, और इस तरह से ये कम्युनिकेशन होगी। इसका मतलब है 1 है, इसका मतलब 0 है, इसका मतलब 1 है, और इसका मतलब 0 और इसका मतलब 1 है। तो जैसे ही उसने कुछ टाइप किया है तो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी। वो वेट नहीं करेगा कि पूरा टेक्स्ट या पूरा ब्लॉक वो लिख ले उसके बाद जाके हम ट्रांसफ़र करें। तो सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे यूज़र टाइप करता है या सेंड करता है तो वो साथ ही साइमल्टेनियसली वो साथ साथ ट्रांसमिट होती है। वो पहले सेव नहीं होती और किसी का वेट नहीं करती, वो साथ साथ ही ट्रांसमिशन होती है। इसके बरक्स हमारे पास जो दूसरा पैरेलल ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है
कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेंडर है और ये एक रिसीविंग डिवाइस है। तो इसमें क्या होगा कि जितना हमारे पास डाटा होगा ऑलमोस्ट उतने ही हमारे पास जो चैनल्स हैं, मीडियम है या केबल्स हैं, वायर्स हैं, उतने ही मीडियम्स होंगे। तो जो हर बिट है वो अलग अलग वायर के ज़रिए जाएगी। तो हम देख लेते हैं, इसी की एग्जांपल लेते हैं 101101। तो ये क्या होगा, इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन होगा, इनको पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो हर केबल के ऊपर एक बिट ट्रांसफ़र होगी। इसमें पूरा का पूरा ये जो ब्लॉक है वो पूरा का पूरा इकट्ठा ही सेंड होगा, 1 बाय 1 ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो हमारे पास पहले सेव हो जाएगा। अगर हमने उसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब सेंड कर दिया तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही एज इट इज़ सेंड हो जाएगा। सबसे पहले 1 0 1 1 0 और 1। तो हर वायर या हर मीडियम पे एक एक बिट वो ट्रांसफ़र होगी। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इसमें जो टाइम है वो कम लगता है, ज़्यादा इसकी स्पीड तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू सीरियल ट्रांसमिशन। तो हमारे पास जो पैरेलल ट्रांसमिशन है इसमें पूरा का पूरा ब्लॉक सेंड होता है और सेंड होने से पहले हमारे पास सेव भी होता है। तो ये थे इनके कुछ डिफरेंसेस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हम डेटा ट्रांसमिशन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ डेफिनेशन है जो कि लाजमी हैं। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जैसे ही हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हमारा एक कनेक्शन पहले से इस्टेब्लिश हो जाता है, सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के साथ पहले से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो जैसे कोई सेंडर सेंड करने लगता है या कुछ लिख रहा होता है तो वो एज इट इज़ सेंड होता रहता है, वो वेट नहीं करता। लेकिन जो सिंक्रोनस है उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो सारा कुछ लिख लिया, एक ब्लॉक बन गया या पूरा सेंटेंस या वर्ड या पूरी फाइल बन गई है, तो उसके बाद ही वो सेंड होगी। लेकिन जो एसिंक्रोनस है उसमें साथ साथ ही जाता है। जैसे कि कीबोर्ड पे हम करते हैं कि कुछ भी करैक्टर हमने टाइप किया वो एज इट इज़ जाकर प्रिंट हो जाता है स्क्रीन के ऊपर या डॉक्यूमेंट के ऊपर। वो वेट नहीं करता कि आप पूरा सेंटेंस इकट्ठा लिखें और उसके बाद कंप्यूटर में सेंड होगा। तो और इसके बरक्स जो सिंक्रोनस है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पूरा पेज होता है पहले से प्रिंटेड फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स में या पीडीएफ में हमारे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम सेंड करते हैं तो प्रिंटर के पास जाता है। तो इनके दरमियान क्या होता है, प्रिंटर और कंप्यूटर के दरमियान पहले से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो जैसे ही सेंडिंग डिवाइस कंप्यूटर एक डॉक्यूमेंट सेंड करती है प्रिंटर को कि उसको प्रिंट कर दे, तो वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एज अ होल जाता है। वो एक एक कैरेक्टर या लाइन बाय लाइन प्रिंट नहीं होता, वो इकट्ठा का पूरा डॉक्यूमेंट जाता है प्रिंटर के पास और फिर प्रिंटर उसको प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट के ऊपर। जो एसिंक्रोनस है उसके हम एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे अब मतलब मॉडर्न है, स्काइप है, व्हाट्सएप है या दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स है। तो जैसे ही कोई सेंडर होता है वो मैसेज टाइप कर रहा होता है तो हमें एक स्टेटस शो हो रहा था कि टाइपिंग, ये कुछ लिख रहा है। तो ये भी एक एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का ही रिजल्ट है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाते हैं बैंडविड्थ, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। अब बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ इज इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो फ्लो होता है, एक स्पीड होती है हमारे पास सिग्नल्स की, उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए जो इस्तेमाल होता है टर्मिनोलॉजी, उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ इज़ अमाउंट ऑफ सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये बेसिकली स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन की स्पीड है वो किस लिहाज से, और इसको हमारे पास दो सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल। तो दोनों को मेजर करने के लिए अलग अलग से यूनिट्स हैं। तो हम देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो वेव्स में होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। लेकिन जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट बिट्स पर सेकेंड, उसको बीपीएस भी कहते हैं। तो बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है उसको बिट्स पर सेकंड कहते हैं। या अगर हम एनालॉग की बात करें तो उसमें हमारे पास होता है हर्ट्ज। तो जितनी ही उसके बिट्स पर सेकंड या उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उसकी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। ये तो बेसिक यूनिट है बिट्स पर सेकंड। लेकिन जो हमारे पास बड़े यूनिट्स है उसमें हम आमतौर पर मेजर करते हैं किलो बाइट्स पर सेकेंड, केबीज में, किलो बाइट्स पर सेकेंड में।
कि हमारी केबीज़ में कितनी स्पीड आ रही है किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो दूसरी हमारे पास टर्मिनोलॉजी है बेस बैंड। बेस बैंड बेसिकली हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स को भी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सेंडिंग डिवाइस और एक रिसीविंग डिवाइस है, दोनों के दरमियान एक जो मीडियम है वो डिजिटल मीडियम होगा। वैसे हम बात करें कि सिग्नल्स एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेस बैंड है उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल हमारे पास डिजिटल मीडियम होगा, दो डिवाइसेस के दरमियान डिजिटल मीडियम होगा। और जो सिग्नल है एक डिवाइस से वो एज इट इज़ दूसरी डिवाइस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे विदाउट इनकोडिंग और मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। मतलब इसके दरमियान कोई भी किस्म का मॉडम यूज़ नहीं होगा, डायरेक्टली दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी थ्रू डिजिटल सिग्नल्स। तो उसको हम बेस बैंड कहते हैं। और लास्ट पे आ जाता है हमारे पास ब्रॉडबैंड। अच्छा, जो बेस बैंड होता है ये हमारे पास सिर्फ लिमिटेड लोकेशंस के होता है कि जो हमारे पास अगर डिवाइसेस पास हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम बेस बैंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस पे कुछ ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए हम ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स भी होते हैं। हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं FDM, ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं FDM, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो जैसे एक इंफॉर्मेशन है वो एक सिस्टम से ट्रांसफ़र हुई है, मॉडम के पास है, मॉडम उसको डिमोडुलेट करेगा और उसके बाद उसको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब जो एनालॉग सिग्नल्स हैं मॉडम क्या करता है कि उसको फर्दर FDM टेक्निक के ज़रिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक के ज़रिए उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तो हर फ्रीक्वेंसी फिर एक सिग्नल के तौर पर ट्रांसफ़र होती है और फिर रिसीव होती है। तो इसका करने का मकसद ये कि इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है और एफिशिएंट हो जाता है, किसी भी सिग्नल ड्रॉप होने का कोई इशू नहीं था। अगर सिग्नल को ड्रॉप हुआ भी है तो वो पता चल जाता है, क्योंकि हमने FDM यूज़ किया होता तो हमें वो पता चल जाता है कि इनका सीक्वेंस मिसमैच हो गया, तो वो दोबारा पैकेज जो होता है पूरा दोबारा ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमारे पास होता है ब्रॉडबैंड। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है और इसमें FDM टेक्निक यूज़ की जाती है। आज हमने जो डिस्कस किया है दैट इज़ डेटा ट्रांसमिशन, डेटा कम्युनिकेशन, सेंडिंग, रिसीविंग, और जो हमारे पास सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है। तो इंशाल्लाह जो बाकी हमारे पास चैप्टर 3 का पोर्शन रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।